हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के चैलेंजेबल क्वेश्चन। जो आंसर की आ चुकी है इसकी फाइनल आंसर की, उसके अंदर जो क्वेश्चन चैलेंज करने वाले हैं उनके बारे में आप डिस्कस करेंगे कि किन किन क्वेश्चंस को आप चैलेंज कर सकते हो विद रेफरेंसेस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको लगता है किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी लगती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हो और ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। तो पहला क्वेश्चन है जो हमने शामिल किया है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 40 एज पर मास्टर आंसर की। मास्टर जो हमें क्वेश्चन बुकलेट दी है ना, उसके अकॉर्डिंग और फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या दिया गया है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर डाउन फील्ड शिफ्ट और अप फील्ड शिफ्ट रिस्पेक्टिवली किसकी होती है, ठीक है, उसके बारे में अपने को पूछा है। तो इसके अंदर जो आंसर दिया गया है हमें क्वेश्चन नंबर 40 का ए आया है किसके अंदर, ऑफिशियल आंसर की के अंदर। इसका आंसर होना क्या चाहिए, डी होना चाहिए। पहले हमें भी ए लगा था, बट जब हमने इसके रेफरेंसेस या प्रॉपर बुक के थ्रू हमने इसको सर्च किया तो इसका आंसर क्या लग रहा है, डी लग रहा है। जैसे ये ऑथेंटिक बुक है एक, स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नाम से एक बुक है, ठीक है। ये बुक मेरे पास पड़ी है, अगर किसी को चाहिए हो अगर इसको क्लेम करने के लिए तो आप टेलीग्राम के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर साफ साफ लिखा है जब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो अपफील्ड शिफ्ट किसकी जाती है, देखो ये वाले कॉम्प्लेक्स की, और डाउन फील्ड किनके लिए होती है इसकी। यहां पूछा है डाउन फील्ड शिफ्ट पूछी है पहले तो, यानी कि पहला कॉम्प्लेक्स डाउन फील्ड का आना चाहिए। तो डाउन फील्ड तो डी बाई आ गया, एक ही ऑप्शन था, ठीक है। उसके बाद अप फील्ड ये करते हैं तो इसमें ईयू आ गया, हो गया आंसर। आंसर क्या हो गया इसका, डी हो गया। ये करेक्ट आंसर इसका क्या रहना चाहिए, डी रहना चाहिए। बाकी आंसर के अंदर ए दिया है तो इसको आप चैलेंज कर सकते हो। बुक का नाम मैंने बता दिया है आपको, स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, 98 पेज नंबर है इसका, ठीक है, आपको मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। इसमें क्या है कि प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, कि कोलोइडल सॉल्यूशन के प्योरिफिकेशन। अब इस क्वेश्चन में दो टर्म है। क्या है कि यहां पर दिया कोलोइडल सॉल्यूशन दिया है, आंसर की में आंसर दिया है डायलिसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगेशन भी हो सकता था कोलोइडल सॉल्यूशन के मामले में। तो इसका आंसर जहां हम सर्च करेंगे दोनों जगह ये दो ज्यादातर दिखाते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन का बहुत कम दिया गया है, ठीक है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगेशन से कोलोइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी पर फर्क पड़ता है, इसलिए इसको कम इंक्लूड करते हैं। फिर भी हमने एक दो रेफरेंसेस हैं जो आपके सामने रख रहे हैं। ये है हैंडबुक ऑफ सरफेस एंड कोलॉइड केमिस्ट्री सेकंड एडिशन चैप्टर 12। इसके अंदर आप पढ़ोगे कि देखो, इन द प्योरीफाई पॉलीमर पार्टिकल बिफोर कोलॉइडल करेक्टर बाय सेपरेटिंग द पार्टिकल फ्रॉम द इम्प्योरिटी। जो इम्प्योरिटी जैसे पॉलीमर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, पॉलीमराइजेशन बनाते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के, कोलॉइडल पार्टिकल के, तो उसके अंदर क्या करते हैं हम, इसके अंदर ये दे रखा है कि सेपरेशन मेथड के लिए हम किसको यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन को यूज करते हैं, सीएम रिप्लेसमेंट को यूज करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया, और डायलिसिस। अब इसमें ना एक चीज क्या समझ के निकल के आ रही है कि हो सकता है ये चैलेंजेबल ना हो ये क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि यहां दिया गया है कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए ये दो हो सकते हैं, और अगर हम कोलोइडल पार्टिकल की बात करें तब ये तीनों आने चाहिए। पार्टिकल में तो फॉर श्योर सेंट्रीफ्यूगेशन आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर भी हमने उनके रेफरेंसेस आपके सामने रख दिए हैं कि प्योरिफिकेशन टेक्निक फॉर कोलोइडल नैनो क्रिस्टल, ये एक रिसर्च पेपर है, इसके अंदर भी मेंशन्ड है ये सारा का सारा जो भी रेफरेंस है, कौन सी टेक्निक हमें यूज करते हैं। जैसे ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूज करते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं,
साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। ये टेक्निक है इनको सेपरेट उसको प्योरीफाई करने की। इसके अंदर भी ये मेंशन कर रहे हैं कि हम प्योरीफिकेशन की बात कर रहे हैं। ये देखो, प्योरीफिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर द कोलोइडल नैनो क्रिस्टल। तो अब ये दोनों पहलू है इस क्वेश्चन के अंदर, दोनों चीजें हो सकती है। अब इसका फायदा क्या होगा, अगर आप किसी का मान लो गलत हो रहा है ये क्वेश्चन, अगर वो इसको ऑब्जेक्शन करता है किसी भी तरीके से, अगर इसको डिपार्टमेंट ये मान लेता है कि हाँ भाई ये ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है, कुछ है इसके अंदर जो नहीं मान लो समझ में आ रहा है, या कुछ मिस प्रिंटिंग है, या कुछ चैलेंज करने लायक है, तो वो क्या करेगी, इसको डिलीट ही कर देगी। तो जिसका गलत हुआ है ना उसको ये फायदा हो जाएगा डिलीट होने पर। तो इस वजह से आप इसको क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो, करना चाहो तो। ये आपके ऊपर अब करना है या नहीं करना। मैंने दोनों बता दिए कि कोलोइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं तब तो ये आंसर मुझे नहीं लगता ये होगा सेंट्रीफ्यूगेशन। कोलोइडल पार्टिकल की बात करेंगे तब हो सकता है। चलिए उसके बाद बात करते हैं अपन नॉर्मेलिटी वाला जो क्वेश्चन था, ये मीन मोड मीडियन वाला। अब इसमें क्या दिक्कत आई है, इसमें ना प्रिंटिंग एरर हो गया। कैसे, ये था 4, ये 2010 नहीं है, 2040 था, ये 2049 था। बस यही है, मतलब 4 को इन्होंने गलती से 1 लिखा गया जल्दबाजी के अंदर इनसे। अगर मैं इसको 4 मानता हूं तो ऑप्शन ए आता और आंसर की में भी ऑप्शन ए दिया गया है, बट 1 दिया गया, 1 से कैलकुलेट करेंगे आप तो कोई भी आंसर इसके अंदर मैच नहीं कर रहा है। तो ये क्वेश्चन 100% डिलीट होगा। आप इसको कमेंट कर सकते हो, पूरा का पूरा क्लेम कर सकते हो इसके अंदर एरर है। कैसे, देखो आप 4 कंसीडर करके देख लो, आप सारी चीजें निकाल के देखना, इससे एज इट इज ऑप्शन ए निकल के आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका डिलीट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। इस क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से देखना आप। क्या 4 स्टेटमेंट है कि x इज ऑप्टिकली एक्टिव। हाँ जी, x इज ऑप्टिकली, क्या x क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो आप देखोगे x ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। उसके बाद है C3 इज प्रो शूडो कायरल सेंटर। x ऑप्टिकली एक्टिव तो हो गया कि C3 इज प्रो शूडो कायरल सेंटर, और C3 इज नॉन स्टीरियोजेनिक सेंटर। नॉन स्टीरियोजेनिक सेंटर भी है ये वाला। मतलब स्टेटमेंट 1 3 करेक्ट है, 3 करेक्ट है, ये एक दूसरे के क्या होमोटोपिक है, 4th भी करेक्ट है। जो कमीशन ने हमें आंसर दिया है वो सी दिया है। ठीक है, अब मैं जो स्टेटमेंट बी है ना उसके रिगार्डिंग कुछ रेफरेंस पेश कर रहा हूं आपके सामने कि इसके अंदर जो वर्ड दिया गया प्रो और शूडो, दोनों का मीनिंग क्या होता है, उसके बेसिस पर आप देखना कि आपको क्या लगता है कि चैलेंजेबल है या नहीं है। चलिए अब देखो जेरी मार्क्स की बुक देखना आप, उसके अंदर आप देखोगे शूडो एसिमेट्रिक कार्बन किस चीज को कहते हैं, शूडो वाला यानी शूडो कायरल वाला किस चीज को कहते हैं। शूडो का मतलब क्या होता है, ये वाला जो कार्बन हो गया जिसके दोनों साइड आर और एस चीजें मेंशनड हो, उसे आप क्या कहते हैं, शूडो कहते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज होगी। और प्रो वर्ड आप किस चीज के लिए यूज करते हैं, प्रो कायरलेटी टर्म यूज करते हैं अगर एक ग्रुप को उसमें से हटा के दूसरा लगा दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या बन जाए, कायरल बन जाए, उसे आप क्या कहते हैं, प्रो। अब दोबारा से इस टर्म को पढ़ो, प्रो शूडो, यानी कि प्रो का मतलब क्या, कोई एक ऐसा ग्रुप हटा दें आप, मान लो ये हटाकर मैं यहां पर कुछ लगा दूं, मान लो मैं एमई लगा दिया, तो ये क्या बन रहा है, शूडो एसिमेट्रिक कार्बन नहीं बन रहा क्या। आप चेक करके देख लो, शूडो एसिमेट्रिक कार्बन। अगर मैं OH ही लगा लो, चलो एमई ना लगाओ, OH एज इट इज बन जाएगा, आपको समझ आ जाएगा इसमें से। OH अगर मैं यहां लगा देता हूं तो ये देखो OH लगाते एज इट इज ये वाली सिचुएशन आ गई, ये वाली, तो ये शूडो कार्बन नहीं बन गया। प्रो का, प्रो वाला कंसेप्ट क्लियर, शूडो का मतलब भी क्लियर। तो ये C3 क्या है आपका, शूडो प्रो शूडो कायरल सेंटर है कि नहीं है। जो मैं समझ पा रहा हूं उसके बेसिस पर कह रहा हूं कि चारों के चारों ऑप्शन इसके करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन भी आप क्लेम कर सकते हो। अगर किसी का गलत हुआ है तो वो जरूर क्लेम कर दें, अगर सभी का सही हुआ है तो मत करें, ठीक है, क्योंकि डिलीट हो जाएगा अगर आप इसको जस्टिफाइड कर पाओ तो। उसके बाद बात करते हैं, एक लास्ट जो क्वेश्चन बचा ये है। अब इसके अंदर ऐसा तो कोई एरर है नहीं, ऑप्शन भी ठीक दिया हुआ है,
फिर भी अगर किसी का गलत हुआ है तो वो क्या क्लेम कर सकता है, इसके अंदर इस चीज को क्लेम कर सकता है कि ये जो कार्बोनिल है ना, ये प्रिंटिंग एरर की वजह से कार्बोनिल ना CO होना चाहिए था, क्योंकि आप इस तरीके से क्लेम कर सकते हो। तो कोबाल्ट मैंने पढ़ लिया इसको, और नेगेटिव मार्किंग है इसलिए अटेम्प्ट नहीं किया। हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग है इसलिए अटेम्प्टेशन में हो सकती है इशू, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ गलत हो गया, तो ये मान लो आपका कंसिडर हो सकता है ऑब्जेक्शन। तो जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो जैसे कि अब 56 वाला, ये तो 100% गलत होने वाला है। जो जो क्वेश्चन दिया है 56 वाला, कहां गया, हाँ ये, तो इसको तो क्लेम करोगे तो सीधा सीधे मार्क्स सारा डिलीट होना ही होना है। अब इसके 74 वाले पे जितने ज्यादा जाएंगे उसके बेसिस पे, मतलब ज्यादा लोग क्लेम कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे इसको डिलीट किया जा सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। इसके अलावा अगर आपको लगता है, तो मेरे सामने नहीं आया इसके अलावा कोई क्वेश्चन कि जो डिलीट या ऑब्जेक्शनेबल है, अगर आपको लगता है तो आप टेलीग्राम के थ्रू मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, उसके माध्यम मैं भी देख सकता हूँ। हो सकता है कि मेरे से भी गलती हो रही हो। अब ये जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको, हो सकता है कि मैं इनके अंदर गलत हो सकता हूँ। अगर आपको लगता है तभी आप क्लेम करें। मैं इसका 100% ऑथेंटिसिटी वो नहीं कहता कि भाई यही गलत, पर हाँ ये वाली चीज मैंने बुक के अंदर पढ़ी है, ये सही है। इसके अलावा ये वाली चीज भी मैंने दोनों पहलू बता दिए इसके अंदर भी आपको दोनों चीजें, ये चीज 100% डिलीट होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये चीज भी मैंने आपको बता दी जेरी मार्च का जो देके रेफरेंस। इसके अलावा एक जो पॉइंट ग्रुप वाला है प्रोपाइन का, वो क्वेश्चन भी कर सकते हो। अभी मेरे को उसका रेफरेंस नहीं मिल रहा, पर कहीं ना कहीं मैंने उसको जरूर पढ़ा है कि प्रोपाइन का पॉइंट ग्रुप C3V नहीं होता है, वो एग्जिस्ट C इनफाइनाइट V या कुछ अलग, या पता नहीं CS, ऐसे पॉइंट ग्रुप में एग्जिस्ट करता है कभी ना कभी, ठीक है। उसको भी देखना पड़ेगा एक बार। तो ये ऑब्जेक्शनेबल है, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो जाकर। अगर ये अपडेट आपके लिए अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई। धन्यवाद।